सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व का पहला प्रकरण भागीदारी व भागीदारी के अन्य तरीके, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, आपको याद होगा हमने अध्याय 3 में सरकार के 2 प्रकार पढ़े थे। एक राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन चलता है, राजा के नियम होते हैं, राजा ने जो नियम लिया वो सभी को ऊपर लागू होते हैं। और दूसरी थी लोकतांत्रिक सरकार, यानी लोगों का शासन। तो आज हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को कैसे प्रभावित करते हैं, ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस सरकार के कामों को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता? तो आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि आपको यहाँ ये विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है कि ये देखिए, ये हमारा भारत यहाँ पर एशिया के अंदर, और ये है अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका देश है। तो जो माया है वो इसी दक्षिण अफ्रीका देश में रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो देखिए कि दक्षिण अफ्रीका भी हमारे भारत की तरह ही एक उपनिवेश रहा था, यानी जैसे हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। और इनकी समस्याएं भी बिल्कुल भारत की तरह ही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी अधिक जटिल थी। कैसे थी? वहाँ ऐसा क्या था कि जो उनकी समस्याएं हैं वो भारत से अधिक परेशान करने वाली थी? तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते थे। तो देखो, प्रजातियों से यहाँ मतलब है कि ऐसे लोग जो एक जैसे दिखते हों, उनके शरीर का रंग एक जैसा हो, उनके नाक, आँख, कान, चेहरा, इनका नक्शा एक जैसा हो देखने में, तो उसे कहते हैं प्रजातियाँ। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत यानी गोरे और अश्वेत यानी काले 2 तरह के समूह थे। और अश्वेत से मतलब जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे कि भारतीय, ना तो वे अधिक गोरे होते हैं और ना अधिक ही काले होते हैं। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत का भेदभाव काफ़ी था। कैसे था? इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, उसमें रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू का एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था, यानी कि एक स्क्रैप बुक मिली उसे। और उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उस लड़के का नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो जब माया ने ये सुना तो माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कि उसे क्यों गोली मारी गई। तो ये देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे माया है वो स्क्रैप बुक देख रही है और उसकी माँ है उसे बता रही है। तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिणी अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था, यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो कानून बना हुआ था उसमें काफ़ी भेदभाव होता था। और कौन सा भेदभाव? रंग के आधार पर। तो इस रंग भेद का मतलब है कि त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिणी अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी और वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत,
भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कानून था कि वहाँ जो श्वेत लोग हैं, यानी जो गोरे लोग हैं, वो अश्वेत और भारतीयों से वो संबंध नहीं बना सकते। उन्हें इजाज़त नहीं थी कि अश्वेत यानी काले लोग और भारतीय अंग्रेज़ों से संबंध बनाए। तो देखो वहाँ भारतीय कैसे, कि जो हमारे भारत में अंग्रेज़ थे वो गरीब और भारतीयों को वहाँ ले जाते थे, वहाँ ले जाकर उन्हें गुलाम बनाते थे और उनसे वहाँ काम करवाते थे। तो इस तरह से हमारे भारतीय दक्षिण अफ्रीका भी पहुँचे थे। तो वहाँ भी उनके साथ वैसा ही भेदभाव का व्यवहार होता था। देखो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी भेदभाव था, ठीक है। तो इसी तरह से दक्षिणी अफ्रीका में भी भेदभाव होता था। तो विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा ही गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, यानी कि जो एम्बुलेंस है उसमें सारी आधारभूत भौतिक सुविधाएं होती थी अंग्रेज़ों की गाड़ियों में और उनके अस्पतालों में। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। तो अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अंग्रेज़ों ने जो गोरे लोग थे वहाँ के, उन्होंने जो उपजाऊ भूमि थी, है ना, जिससे अच्छी कृषि पैदावार हो सकती थी, तो वो उन्होंने अपने लिए सुरक्षित कर ली थी, उस पर कब्जा कर लिया था। और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। तो इससे ये पता चलता है कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, तो जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। यानी कि सोवेटो में जहाँ अश्वेत लोग रहते थे वहाँ कुछ गोरे लोग भी रहते थे और वो कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकांस। हेक्टर पीटरसन और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, यानी कि उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो अफ्रीकांस भाषा, जो गोरे लोगों की भाषा है, वो भाषा बोले। जबकि हेक्टर पीटरसन वो अपनी मातृभाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिणी अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई और उनमें से एक गोली हेक्टर को भी लगी और वह मारा गया। और यह बात है 16 जून 1976 की। तो देखो कि 16 जून 1976 तक ये जो वहाँ पर है इसी तरह से भेदभाव होता था। ऐसा ही भेदभाव हमारे यहाँ भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसा भेदभाव नहीं होता था। हमारे भारत में पहले वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कि जो पूरा समाज है वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हमारे यहाँ जो ये भेदभाव था, अंग्रेज़ों के अत्याचार थे और उनसे आज़ादी हमें जल्दी ही मिल गई थी। हमें 1947 में मिली और लेकिन इन्हें ये 1994 तक। कैसे कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। तो देखो कि जो दक्षिणी अफ्रीका के महात्मा गांधी कहा जाता है, किसे? नेल्सन मंडेला को, क्योंकि इन्होंने भी रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी संघर्ष किया था। जैसे हमारे भारत में हमारे भारत के जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी,
जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही इन्हें भी दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता माना जाता है। और इस तरह से 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा और इस तरह से दक्षिणी अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी नेल्सन मंडेला ही बने थे। इसके बाद देखिए कि नीचे आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं कि अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे और इसकी सूची बतानी है कि यानी अश्वेत यानी काले लोगों के साथ किस किस तरह का भेदभाव हो रहा था। तो देखिए कि अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी, उनके अस्पताल की गाड़ियाँ यानी एम्बुलेंस भी अलग अलग थे और अश्वेत लोगों को खेती करने के लिए जो ज़मीन है घटिया दी गई थी और गोरे लोगों ने अपने लिए अच्छी और उपजाऊ ज़मीनें आरक्षित कर रखी थी और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। इसके बाद देखिए, ये तो था पहला प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो देखो, हमने देखा था कि हेक्टर और उसके स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा बोलने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि हेक्टर अपने दोस्तों के साथ अफ्रीकांस भाषा सीखने का विरोध कर रहा था क्योंकि वो अपनी मातृभाषा जुलू सीखना चाहता था। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न और है, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? अगर हाँ तो क्यों? तो देखिए कि हाँ, सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि सभी लोग जन्म से समान हैं। उन्हें जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ त्वचा के रंग या जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो वो क्या है, सब भेदभाव माना जाएगा और इसी भेदभाव के कारण व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए भेदभाव करना अन्याय है, अपराध है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। तो देखो कि किस तरह से जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक लोकतांत्रिक देश बना, ऐसे ही हमारा भारत भी अब एक लोकतांत्रिक देश है। ये हमने पढ़ा ही कि लोकतांत्रिक देश में जो सरकार है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है और इसीलिए हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ये चुनाव क्यों होते हैं, ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा ही था कि जैसे कि चुनावों के द्वारा वे जो जनता है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। यानी कि हम वोट डालते हैं और अपनी पसंद के नेता को चुनते हैं और ये सभी क्या हैं, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाती है और फिर वो देश के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों को और उनकी मांगों को ध्यान में रख कर ही नियम और कानून बनाते हैं। इसके बाद देखिए कि नीचे कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि देखो हमारे भारत में एक समय निर्धारित किया गया है चुनाव करवाने का और वो समय है 5 वर्ष। तो इसी तरह से कि एक निर्धारित समय में चुनाव होते रहना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सभी सरकारों का जो चुनाव है वो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और ये समय है हमारे भारत में 5 वर्ष का। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए हम नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए कर देंगे तो सरकारें क्या हैं, अपनी मनमानी करने लगेंगी और वो निरंकुश हो जाएंगी क्योंकि उन्हें सरकार के बदल जाने का डर ही नहीं होगा। तो इसीलिए निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने से
लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है। इसके बाद देखिए कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है और एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होगा जब लोग उसे बार बार चुनेंगे। तो चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण भी बना रहता है। इसीलिए इस भागीदारी को जो बस ये नहीं है कि हमने एक बार वोट डाला और हमारी भागीदारी है वो पूरी हो गई, नहीं, वोट के अलावा भी इस भागीदारी के अन्य तरीके हैं। वो कौन से हैं, चलिए देखते हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार ही होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। और वो तरीके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इसी पर पहले कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इससे पहले ये देखिए, आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि कार्टून है। ये जो एक हमारे भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं R.K. लक्ष्मण, उनका ये दिखाया गया है कि कैसे पानी के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है ना, दूर तक। तो और वो क्या व्यंग कर रहे हैं, कार्टूनिस्ट क्या है, ये भी सरकार के ऊपर व्यंग करना, राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका एक निभाते हैं। और किसके जरिए, अपने द्वारा बनाए गए कार्टूनों के जरिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं वो, हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। यानी उन्होंने इस तरह से व्यंग किया है कि भी पानी की कमी है उसको ये ना कहकर, और ये कहा है कि हाल तो सही है, बुरे नहीं है, ज़रूर दूर से पानी आ रहा है, इसलिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। फिर देखिए यहाँ किस पर सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है। देखिए कि पोस्टर पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण संस्थानों और साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। और सभी राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। तो इस तरह से ये थी किस पर, पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए। और ऐसे ही है कि यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं और यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। तो इस तरह से ये बताया गया। और नीचे है कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो इस तरह से इस बाढ़ पीड़ितों की जो मुआवजे की मांग है उस पर सहमति दिखाई गई है और पोस्टरों पर रोक लगे, और जो बाघ के शिकार हो रहे हैं उन पर असहमति दिखाई जा रही है। इसके बाद देखिए, हम बात कर रहे थे भागीदारी के अन्य तरीके। ऐसे ही अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। कैसे किया, उन्होंने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। लोगों ने अपने निर्णयों के बचाव में तर्क दिए और उनको समझाने की कोशिश की, और लेकिन अंततः उन्हें लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो देखो, इसी तरह से सरकार सिर्फ उन्हीं मुद्दों के आगे झुकती है या उन्हीं नियमों को, उन्हीं कानूनों को बदलती है जो जनता द्वारा जो इनकी मांग की गई है वो जायज़ हो। और
इसके अलावा भी ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो भी बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। लेकिन ये देखो कि कभी कभी क्या है, ये धरने, जुलूस और हड़ताल हैं वो उग्र रूप ले लेती हैं, जिनमें दंगे भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कभी कोई एक समुदाय है वो उग्र हो जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल ही रहा है, कभी कभी उसमें कहीं कहीं हिंसा भी हो रही है। तो इस तरह से जो ये कई तरीके हैं अपनाए जाते हैं भागीदारी के, उनमें धरने, जुलूस, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा देखिए कि हम तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, इसके साथ साथ अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो अखबार है उसे हमारे भारत का सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसके साथ साथ यह भी सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है। वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन्हीं आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। यानी कि ये लोग अपनी बात है वो आंदोलन के द्वारा ही कर पाते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। लेकिन देखिए कि वहीं हमारे भारत में कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो ये सोचता है कि हमें राजनीति से क्या लेना है, हम हमारा कमा रहे हैं, हमारा खा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाता है, उसका मतलब है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से अगर अगली बार जब भी हम हमारे शहर में, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए देखते हैं तो हमें एक क्षण रुककर ये पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। ये नहीं कि हमें क्या लेना है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है। हमारी भागीदारी सिर्फ है वोट डालने तक ही नहीं है, हमारा काम ये भी बनता है कि सरकार कैसे काम करती है हम उस पर निगरानी रखें। तो इसी भागीदारी के जो हमने कई तरीके देखे, जैसे धरना, जुलूस आदि, उसमें कई बार क्या है, हिंसा होती है, विरोध होते हैं, विवाद होता है। जैसे कि 1990 में राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ। अब उसमें क्या है, उस समय 1990 में पूरे उत्तरी भारत में काफ़ी दंगे हुए थे, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए थे, है ना। तो इसी तरह से क्या है कि इन विवादों का समाधान कैसे करती है सरकार, है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि एक पक्ष होता है, एक समूह है जो कि विपक्ष होता है और दूसरा समूह होता है सरकार। तो कई बार क्या है, विपक्ष को ये लगता है कि इन विवादों का समाधान है वो ऐसे ही किया जा सकता है। तो इन विवादों के समाधान के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।